दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 7 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। सुबह के इस वीडियो में हम परीक्षाओं में जो पूछे जाएं ऐसे प्रश्नों को, ऐसे तथ्यों को डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या नाम है इनका? प्रफुल्ल चंद्र पंत, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो है पहले न्यायाधीश थे। 2017 तक ये न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट के। अभी इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न आ सकता है, ऑपरेशन को जीत ये क्या है? ऑपरेशन को जीत तो ये कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन है, जिसका क्या नाम है? ऑपरेशन को जीत। जो मेडिकल क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, तमाम सुविधाओं की पहुंच है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने के लिए इनका उद्देश्य क्या है? चिकित्सा बुनियादी ढांचे और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और लोगों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करना है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कर्मी ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करने में मदद करने के लिए लगे हुए हैं। कोविड बेड स्थापित कर रहे हैं और प्रशासन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को जीत नाम दिया गया है। फिर है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस सिद्धांत, एसईपी सिद्धांत। ये सिद्धांत क्यों, इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई? क्योंकि जो डिजिटल माध्यम है, जो सोशल मीडिया आदि है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया आदि, जो है यहाँ पर भारत जैसे देशों में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो इन पर किस तरह से टैक्स लगाया जाए, इसका जो है अवधारणा हमें कहाँ से मिलती है? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस सिद्धांत से मिलती है। तो सीधे सीधे आएगा कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह एक अवधारणा है जिसका उपयोग डिजिटल टैक्स लगाने के लिए किया जाता है। वित्त विधेयक 2018-19 में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस सिद्धांत पेश किया गया था। इसने डेटा या सॉफ्टवेयर के डाउनलोड को शामिल करने के लिए व्यापार कनेक्शन के दायरे को चौड़ा किया है। ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक 2018-19 में इस सिद्धांत को पेश किया गया था भारत में हाल ही में भारत में कर भुगतान करने के लिए 2 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा और गूगल, फेसबुक जैसी अनिवासी प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए 3 लाख उपयोगकर्ताओं की सीमा को अधिसूचित किया है। ये याद रखिएगा, 2 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा और 3 लाख यूजर्स, उपयोगकर्ताओं की सीमा को अधिसूचित किया है। क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में रहा। यूएसए का प्रोजेक्ट है दोस्तों। हाल ही में अमेरिका ने क्रिम्सन सौर परियोजना के लिए $550 मिलियन की मंजूरी दी। आपको पता है फ्रांस भी पेरिस जलवायु समझौते पर शामिल हो गया है। अमेरिका भी पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया है। इसके पहले ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अलग अपने आप को कर लिया था, लेकिन जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो पहले जो कुछ निर्णय महत्वपूर्ण लिए, उनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय था पेरिस जलवायु परिवर्तन में जो समझौते थे उसमें शामिल होना। उसके तहत नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत अब अमेरिका भी प्रयास करेगा बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाने का, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर ध्यान देने का। तो उसी के तहत हाल ही में अमेरिका ने क्रिम्सन सौर परियोजना के लिए $550 मिलियन की मंजूरी दी। इस परियोजना को कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में 2000 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। कहाँ? कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में, जो कि अमेरिका में स्थित है। इसमें 350 मेगावाट सौर फोटोवोल्टेइक सुविधा और 350 मेगावाट ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। इस तरह से डुअल सिस्टम पे कार्य करता है। यह सार्वजनिक भूमि और पानी पर अक्षय ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए बाइडेन की योजना का एक हिस्सा है। बाइडेन योजना, जिसको बाइडेन प्लान के बारे में के रूप में भी जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के लिए $2 मिलियन के बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना ने देश में इलेक्ट्रिक ग्रिड प्रणाली को अपडेट करने और जलवायु आपदाओं के लिए अधिक लचीला बनाने के लिए $100 बिलियन का प्रस्ताव दिया। अमेरिका द्वारा आयोजित क्लाइमेट ऑन लीडर्स समिट अभी हाल ही में जो हुआ था, वर्चुअल समिट थी, राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि अमेरिका 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
प्राप्त करेगा। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल उत्सर्जन ही नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ उतना ही उत्सर्जन होना जिससे जो ग्रीन हाउस जो जलवायु परिवर्तन है उसको संकट न हो, जलवायु को पर्यावरण को संकट न हो। ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार जो उत्सर्जक हैं उनको नियंत्रित किया जा सके, इसका ये मतलब होता है। अगला है मे फ्लावर 400। ये प्रश्न आएगा ही आएगा, या तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस में। मे फ्लावर 400 ये अमेरिका, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, यूएसए और स्विट्जरलैंड इन दोनों ने मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। तीसरी बात है कि इसको आईबीएम कंपनी जो है, जो कंप्यूटर बनाती है, उसने निर्मित किया है। तो मे फ्लावर 400 पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप है। पूछेगा मे फ्लावर 400 है क्या, तो पहली, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जहाज है। मे फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। 15 मीटर लंबा है, ध्यान रखिएगा। इसका वजन 9 टन है। मूल रूप से एक ट्रिमरन है। उद्देश्य क्या होगा इसका, समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करना और पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करना। जहाज को समुद्री जानवरों की उपस्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी और इससे समुद्र में इन जानवरों के जनसंख्या वितरण के बारे में जानकारी मिलेगी। यह जहाज सौर पैनलों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, सौर पैनलों से। ये जहाज, ये सौर पैनल देखिए लगे हुए हैं इसमें, उससे ढका हुआ है। और चूंकि ये मूल रूप से एक ट्रिमरन है, ट्रिमरन मतलब क्या होता है, इसमें 3 होल्स होते हैं। कितने, 3 ट्रिमरन होता है ये इसका उपयोग यात्री यातायात के लिए भी और युद्धपोत दोनों के लिए किया जा सकता है। तो ऐसे जहाज़ों को हम ट्रिमरन जहाज के रूप में जानते हैं। तो ये ट्रिमरन जहाज है। लॉन्च के बाद मे फ्लावर अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला मानव रहित वाहन बन जाएगा। बिना कप्तान के चलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित वाहन। यह पानी के नीचे की दुनिया का अध्ययन करने में बड़ी चुनौती को पार करने में मदद करेगा। रोड मैप 2030 का रास्ता साफ हो गया है। रोड मैप 2030, भारत यूके रोड मैप 2030 और उन्नत व्यापार भागीदारी हाल ही में चर्चा में है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने एक महत्वाकांक्षी व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप 2030 को अपनाया। किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, तो ये भारत और यूके इन दोनों देशों से संबंधित है। दोनों नेताओं ने इनहैंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप लॉन्च की, जिसे 1.4 बिलियन के निवेश सौदे के माध्यम से लागू किया जाएगा। वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ था। रोड मैप 2030 की खास बातें, दोनों नेताओं ने देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता शुरू की। इसके तहत भारत और यूरोपीय संघ लंबे समय से मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रेग्जिट के बाद, ब्रेग्जिट मतलब जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से बाहर होने की जो प्रक्रिया थी उसको ब्रेग्जिट नाम दिया गया, काफ़ी चर्चित नाम था। तो ब्रेग्जिट के बाद अब ब्रिटेन भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र है। 2022 तक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी को लागू करने के लिए दोनों देश साथ में कार्य करेंगे। ब्रिटेन ने एक नई कौशल आधारित आव्रजन नीति को अपनाया है। यूके इंडिया यंग एंटरप्रेन्योरशिप फोरम को इसके तहत लॉन्च किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं रोड मैप 2030 के तहत आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई आयामों पे बातचीत की जा रही है। इंडिया यूके टुगेदर, साथ साथ, ध्यान रखिएगा, साथ साथ ये प्रोग्राम किससे संबंधित है, भारत इंग्लैंड को लागू किया जाएगा। यह एक संयुक्त सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम होगा। इसके तहत तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो दोनों देशों से संबंधित जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। भारत और यूके भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के विकास में निकटता से काम करने में सहमत हुए हैं। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2, इसमें यूके सहायता करेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता भी हुआ। इसके तहत
इसका उद्देश्य क्या होगा? वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों का आवागमन आसान हो तथा दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवास एवं मानव तस्करी संबंधी मुद्दों पर सहयोग को मजबूत बनाया जा सके। प्रतिभाओं के निर्बाध आवागमन से दोनों देशों के बीच नवाचार व्यवस्था को भी मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज करंट अफेयर्स के में ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। अपने सुझाव हमें देते जाएं। मुख्य परीक्षा के लिए आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग मुख्य परीक्षा से जुड़ जाइए क्योंकि प्रीलिम्स अभी होगा नहीं, तो तब तक मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर रहेगी, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद, रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा समय आपको इस बार मिलेगा नहीं। चीज़ें सामान्य होने पर यही होगा कि जितनी जल्दी परीक्षाएं करा ली जाएं, तो समय मिलेगा नहीं, पहले ही तैयार आपको रहना होगा। आप ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि हमको प्रीलिम्स के बाद इतना महीना मिलना ही चाहिए। अब ये सब नहीं चलेगा बहाना, तो अभी से पढ़ते रहें, ऑप्शनल तैयार करते रहें। सोशलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस भी आज ही से स्टार्ट हो जाएंगी, जो कुछ समय से रुकी हुई थी विभिन्न कारणों से। तो मुख्य परीक्षा की क्लासेस आपकी जो सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, हिंदी साहित्य, ये 4 विषयों में से कोई विषय अगर लेने हो वैकल्पिक विषय के रूप में, क्योंकि इन्हीं में सिलेक्शन भी हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो आप लोग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9453775039 पे। अन्य कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करके वो भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।